जब मतलब कि राहु का कंजंक्शन दूसरे प्लैनेट के साथ क्या हो सकता है, कितना इंटेंस हो सकता है। तो राहु को पहले समझना जरूरी है कि राहु का युति हो किसके साथ रहा है। तो पहले राहु को समझने के लिए थर्ड हाउस मिथुन राशि, सेवेंथ हाउस तुला राशि लिब्रा और 11th हाउस इक्वेरियस यानी कुंभ राशि, इन तीनों में राहु का तीनों नक्षत्र आता है। पहला आद्रा मिथुन राशि जेमिनाई में आएगा थर्ड हाउस में, एरीज असेंडेंट के मेष लगन की कुंडली में थर्ड हाउस में मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र आता है। सेवेंथ हाउस के तुला राशि में स्वाति आता है और 11th हाउस के कुंभ राशि में शतभिषा आता है। तीनों डिजायर का हाउस है। इसी के बिहाफ में इंसान, इसी के बिहाफ में राहु कितने इंटेंस है, राहु की ऊर्जा कितनी तीक्ष्ण है, वो समझोगे आप सभी। और थर्ड हाउस गुस्सा भी है, करेज है ना वो, तो इंसान के पास कितना गुस्सा है, तो गुस्सा ज्यादा रखोगे कम रखोगे फंसोगे। थर्ड हाउस आद्रा नक्षत्र का ये है सिग्निफिकेंस। एनर्जीज बहुत हाई है, थर्ड हाउस में कंट्रोल है ना, और थर्ड हाउस डोमेन ही है किसका, करेज का, कम्युनिकेशन का, कितना फायर है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में, वो भी थर्ड हाउस। तो 3, 7, 11 ये तीन डिजायर का हाउस को राहु कंट्रोल करते हैं, लेकिन राहु अनऑर्थोडॉक्स है, मेलेफिक प्लैनेट है, वो भी पूर्ण मेलेफिक, जिनका देवों के साथ तो बनता ही नहीं है, और सिर्फ सर है उसके बाद चलते हैं वो, और पूरी बॉडी सर्प के समान है, स्नेक है उनके पूरे बॉडी को, अगर आप राहु देव को अगर आप इमेजिन करोगे तो वो सांप हैं वो, राहु केतु दोनों स्नेक के ही योनि में आते हैं। यही राहु अगर चंद्र के साथ सूर्य के साथ कंजंक कर गया, तो मतलब राहु का युति अब सूर्य के साथ हो गया। राहु की एनर्जी तो इतनी हाई है जो आपने समझ लिया। अब ये राहु जब किसी ग्रह के साथ अपना संबंध बनाएगा, तो उसका जो संबंध बनेगा वो उसमें अपना फ्लेवर पूरे तरीका से ऐड ऑन करेगा, क्योंकि राहु को एक ही चीज पसंद है, वो है जीतना। मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, मतलब आपके ऊपर का पूरा कंट्रोल भी उन्हीं को चाहिए। आप अगर कोई दूसरे प्लेनेट राहु के साथ बैठते हैं तो राहु कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? राहु इतने सीक्रेटिव हैं, इतने ज्यादा सीक्रेटिव हैं कि राहु को पसंद नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरी जो चाल है, मेरी जो कनिंगनेस है, मेरी जो क्लेवरनेस है, वो किसी दूसरे को पता चले कि मैं ऐसे काम करता हूँ। और जब कोई दूसरे ग्रह राहु के साथ आके एक ही घर में बैठ जाएंगे, तो राहु के चाल क्या कुछ वो करने वाला है, सब उस प्लेनेट को पता होगा ना। समझ पा रहे हो कोई मेरी बातों की डेप्थ को? तो वो राहु को पसंद नहीं है। राहु अगर अकेले हैं, भले वो किसी की भी राशि में हो, अपने शत्रु की ही राशि में क्यों नहीं चले जाएं, उनको उतना प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अकेले हैं, मैं क्या करूं, मुझे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन वही अगर अपने उच्च राशि में भी बैठे हुए होंगे और कोई दूसरा ग्रह आ गया, भले ही वो उनका दोस्त ही क्यों नहीं हो, बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं हो राहु का, बेस्ट फ्रेंड को भी राहु देव उतना ही खोलेंगे जितना जरूरत है खोलने का, पूरा खुलेंगे ही नहीं, खुल ही नहीं सकते हैं वो। तो रिजल्ट बेटर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, राहु जो दूसरे प्लैनेट होंगे जो राहु के साथ बैठे होंगे, उस पर्टिकुलर हाउस में, उस पर्टिकुलर भाव में राहु उसको डोमिनेट करेंगे, झुकाना चाहेंगे, अपना आधिपत्य जमाना चाहेंगे। तो सूर्य जब आ गए, तो राहु सूर्य जब सामने आएंगे तो ग्रहण लग जाता है, सूर्य ग्रहण हो गया वो। सूर्यदेव पे, सूर्यदेव लाइट है, और समझ लो लाइट का जो वेव है उसके सामने बादल आ जाना, मतलब प्रकाशित वो पूरा है, लेकिन अपने प्रकाश को वो धरती को दे नहीं पा रहा है। माया के बीच फंस गया। तो उसी तरह जब भी राहु का सूर्य के साथ युति होगा या दृष्टि संबंध बन जाएगा, युति या फिर दृष्टि संबंध, देखो दृष्टि संबंध में इफेक्ट आएगा, समझ लो 50% तो पक्का आएगा, 50-60%, लेकिन अगर युति है तो 100% इफेक्ट आएगा ना। ऐसे समझना, दृष्टि का इफेक्ट ऐसे होता है, और अगर साथ में कोई ग्रह बैठे हुए हैं उसका इफेक्ट ऐसे होता है। पूर्णतः 100% राहु का रिजल्ट इफेक्ट मिलेगा उस हाउस में। लेकिन दृष्टि पे अगर संबंध बन रहा है तो डिपेंड करता है, दोस्त की राशि है, शत्रु राशि है, मेरी दुश्मन की राशि है, किसकी राशि में राहु की दृष्टि जा रही है। अगर दोस्त की राशि में जाएगी तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, अगर एनिमी वाले राशि में जाएगी तब रिजल्ट माइल्ड मेलेफिक हो जाएगा। अब ये आने वाले समय में बताऊंगा, अभी ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसके ऊपर।
अच्छा, कौन दूसरा कौन समझा युति संबंध? देखो, युति संबंध का सिंपल मतलब है दो ग्रह, एक ग्रह के साथ कोई दूसरा ग्रह आ जाए एक इकट्ठे एक ही घर में। अगर लगन है, लगन में ही कोई भी दो ग्रह, शनि आ गए, सूर्य आ गए, वो हो गया युति। समझ आया? अब सूर्य के साथ होगा क्या? राहु का युति जब सूर्य के साथ होगा तो सूर्य के अंदर अहम ईगो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि राहु बढ़ा रहे हैं। क्योंकि राहु डोमिनेट कर रहे हैं, अपना इफेक्ट बढ़ा रहे हैं। राहु का काम क्या है? राहु एम्पलीफाइज थिंग्स, राहु चीजों को बढ़ा देते हैं। सूर्य के अंदर क्या होगा? एक तो सूर्य कॉन्फिडेंस है, और राहु की जब दृष्टि आ गई या फिर राहु का जब संबंध सूर्य के साथ बन गया, कंजंक्शन हो गया, युति हो गया, तब इंसान कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा दूसरा पहला ओवर कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। दूसरा, सूर्य क्या है? टेम्परमेंट है, टेम्परामेंट है, गुस्सा है। इंसान का गुस्सा बढ़ जाएगा, पहले से ज्यादा हो जाएगा, टू एन एक्सटेंट, बहुत बहुत बढ़ जाएगा। इसके बाद और क्या होगा? तो सूर्य फेम है। राहु के जब भी संबंध बनेगा सूर्य के साथ, तो इंसान फेम के लिए बहुत पागल होगा। उसकी जो डिजायर होगी ना, उसकी डिजायर उसको फेम पाने के लिए इतना व्याकुल कर देगी कि अगर उसको फेम नहीं मिलेगा, उसको उसको लगेगा ही नहीं जिंदगी में कुछ नहीं है, मुझे फेम चाहिए, लोग मुझे जाने ही जाने, चाहे कैसे भी जाने। वो व्यक्ति जहां जाएगा, जहां भी उपस्थित होगा, चाहे अपने मित्र, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ हो, नेटवर्किंग सर्कल में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, अगर अगर इंसान राहु के इफेक्ट में होगा, तो इंसान अपने आप को ऐसी हरकतें करेगा ना कि लोग उसको नोटिस करें। ऐसी ऐसी हरकतें करेगा कि लोग उसको नोटिस करें। और लालच बढ़ेगा, ग्रीड बढ़ेगा। वो कोई भी चीज करेगा ना, तो वो अपने लिए करेगा, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करेगा। कब? जब राहु सूर्य को बल दे देंगे तब। और एक और चीज, अब देखो, सूर्य स्ट्रांग रहेगा तब इसका रिजल्ट पूर्ण मिलेगा। अब सपोज, सॉरी, सूर्य वीक रहेगा तब। अब जैसे लगन में ये इफेक्ट बन गया किसी के भी कुंडली में, आपको तो पता है लगन में सूर्य ईस्ट डायरेक्शन है, वो तो ईस्ट डायरेक्शन है, सनराइज होते ही है उधर से। तो अगर लगन में कोई युति होता है तो उसमें डोमिनेट कौन करेगा? खुद सोच के देखो, राहु करेंगे कि सूर्य करेंगे? सूर्य, सूर्य के पास बल आ गया ना। लेकिन वही अगर सेवेंथ हाउस में होगा तो राहु डोमिनेट कर जाएंगे सूर्य को, बिल्कुल करेंगे। और सूर्य अपनी इफेक्ट, क्योंकि एक तो उनका सोने का अवस्था हो गया, अस्त का अवस्था हो गया, ऊपर से राहु डोमिनेट कर रहे हैं, या फिर सूर्य वीक है फोर्थ हाउस में तब भी राहु, तो इफेक्ट बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? लगन में या फिर सूर्य अगर टेंथ हाउस में स्ट्रांग है, या फिर अपने खुद की राशि में है, तो राहु के इफेक्ट तो बढ़ेगा, लेकिन इंसान पूरी तरीका से भ्रम में नहीं आ जाएगा, अगर सूर्य को पॉजिटिव रखे तो। राहु का सूर्य के साथ ये चीज होता है। और गवर्नमेंट के साथ उस इंसान का ना कहीं बनता नहीं है। गवर्नमेंट, समझ लो, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट है सन, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वो है सैटर्न। आफ्टर दैट सैटर्न पॉलिटिक्स भी है, लेकिन सन जो है वो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही हुआ है। तो अब राहु का सूर्य का जब भी साथ होता है ना, तो नॉर्मली क्या होता है ना, इंसान को सरकार से ना कहीं एक घमासान रहता है। इंसान को कहीं ना कहीं सरकार के लिए ना सोचता है कि सरकार सब विरुद्ध है उसके, या फिर बनता नहीं है कुछ भी चीज होगा। ये नॉर्मल सा बात है। उस व्यक्ति को सरकार से जुड़ा कहीं ना कहीं उसका डायरेक्शन, मतलब समझ लो सोच ही अलग होता है दोनों का। सरकार के साथ बिल्कुल नहीं मैच करेगा अपने माइंडसेट को, सोचेगा खुद का ही सरकार हो, मेरे हिसाब का सरकार हो, क्योंकि सरकार से इसका बनेगा नहीं। और क्या हो सकता है? सूर्य पिता है। तो देखो, अगर युति होगा राहु सूर्य का, तो जो भी इंसान रहेगा वो अपने पिता पे जाएगा। उसकी मान लो उसकी फेस बिल्कुल पिता से मैच करे नहीं करे, नहीं फर्क पड़ता है। उसकी जो आचरण रही है, उसकी हैबिट रही है, उसका जो माइंडसेट रहा है, वो उसके पिता से, उसके फादर से मैच करेगा ही करेगा। जो उसके पिता को पसंद होगा यही व्यक्ति वो भी पसंद करेगा। ये अलग बात है कि बनेगा नहीं पिता के सोच में और
सूर्य मतलब पुत्र, उसके सोच में फर्क रहेगा। सूर्य पिता है और शनिवत राहु है, तो वो भी पुत्र के ही समान हुए, लेकिन बनता नहीं, क्योंकि राहु का अपना एक अलग माइंडसेट है। पिता के साथ नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। और इफेक्ट, ग्रीड बढ़ेगा, फेम को पाने के लिए कुछ भी करेगा, और अपने आप को सेंटर स्टेज में रखने के लिए, स्पॉटलाइट में रखने के लिए कुछ भी करेगा। ये नॉर्मल ट्रेड होता है, बढ़ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा, टेम्परामेंट इशू आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, ये सब नॉर्मल है। अब यही राहु अगर चंद्र के साथ होंगे तब, देखो चंद्र के साथ अगर राहु होंगे, चंद्र मन है, फोर्थ हाउस है, सेकंड हाउस है, चंद्र का मतलब है फोर्थ और सेकंड, फोर्थ हाउस और सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस में चंद्र उच्च के हो जाते हैं, वहां पे टॉरस है। और फोर्थ हाउस में चंद्र का एक तो खुद का राशि है, राशि हटाओ, दिग्बली भी वो उसी डायरेक्शन में होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, चंद्र और शुक्र दोनों, तो चंद्र का वो फोर्थ हाउस दिग्बली हो जाता है। तो फोर्थ हाउस का जितना भी निचोड़ है, सेकंड हाउस का निचोड़ है, वो चंद्र है। अब राहु का युति चंद्र के साथ हो रहा है, युति होगा, इफेक्ट पूर्ण, दृष्टि अगर जाएगा चंद्र के ऊपर तो इफेक्ट आएगा, 50-60 आना ही आना है, डिपेंड करता है। अब सूर्य चंद्र पे अगर राहु की दृष्टि आ रही है, और राहु की दृष्टि आने के बाद चंद्र किसी और राशि में बैठे हुए हैं, तो इफेक्ट थोड़ा कम होगा, लेकिन राहु का इफेक्ट चंद्र के ऊपर आएगा जरूर, भले वो 60% ही क्यों नहीं आए, 50 to 60 आना ही है। समझ आया? और दूसरा चीज, जब राहु और चंद्र दोनों युति में आएंगे तो होगा क्या, राहु है थर्ड हाउस, मिथुन की एनर्जी, तुला की एनर्जी, सत और कुंभ राशि की एनर्जी, तीनों की एनर्जीज को जान लो, क्योंकि इस तीनों पे राहु का कंट्रोल है, डोमेन है राहु का। अब इस तीनों राशि का क्या मतलब है, इस तीनों राशि का अर्थ क्या क्या है, इस तीनों राशि में कितना डेप्थ है, क्या क्या चीज बताता है, क्या सिग्निफाई करता है, इन सब चीजों को मिला दो। उसके बाद राहु को सोचो कि राहु के पास कितनी इंटेंस एनर्जीज है, राहु देव के पास कितना दिमाग है, उनके पास नेक्स्ट लेवल का दिमाग है उनका, सोच के देख, ऐसा उनका दिमाग है। और ये सारी एनर्जीज चंद्र को हिट कर रही है, चंद्र है माइंड, शीतल, जल तत्व, इमोशंस, लॉट्स ऑफ इमोशन, लॉट्स ऑफ केयर, लॉट्स ऑफ पैम्परिंग क्वालिटीज, नर्चरिंग क्वालिटीज, वही है मून। और राहु चंद्र को देख रहे हैं, या फिर दृष्टि संबंध बना रहे हैं, या फिर युति है, जो भी है, इफेक्ट, माइंड इंसान का शांत नहीं रहेगा, रह ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं रह सकता है। इंसान को बहुत ओवर थिंकिंग इश्यूज होगा, इंसान सेल्फ डाउट बहुत करेगा, क्योंकि राहु पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव एनर्जी है। तो इंसान का जो मन है वो पॉजिटिव जल्दी नहीं सोचेगा, निगेटिव, अपने बॉडी का जो लेफ्ट साइड है उधर बल ज्यादा दे देगा। अब लेफ्ट साइड को अगर इंसान अपने हिट करेगा, तो फिर राहु डोमिनेट करने लगेंगे, इंसान को बहुत बहुत भ्रम में आने लगेगा, सेल्फ डाउट कर लेगा, अपने लोगों पे शक कर लेगा, काम बनने वाला है तब भी सोचेगा यार कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा ना, यार पूरा हो जाएगा ना ये काम मेरा, या फिर कुछ भी, मतलब दूर दूर तक ऐसा कुछ सोचने का जरूरत नहीं, तो सोचना क्या, तुम, वो इंसान कर्म अच्छा भी करेगा ना तब भी वो डरेगा। ये फोबिया इंसान को हो जाता है राहु और चंद्र के वजह से। और और टेंशन क्या रहता है, मून इज जो मदर, तो इंसान की जो माँ होती है वो, राहु क्या ऑब्सेशन है, इंसान की जो माँ होगी वो उसको लेकर, अपने बच्चे को लेकर, मतलब उसकी जो माँ होगी उसे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होगी, बहुत पॉजिटिव होगी, कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची यहाँ नहीं चली जाए, वहां नहीं, ठीक तो होगी, एंड ऑल ऑफ दैट। ये है चंद्र, इफेक्ट बढ़ जाता है। और चंद्र क्या है, घर है, इंसान, घर का मतलब क्या है, छत, घर का मतलब वो छत, जब भी इंसान छत के नीचे आएगा, चाहे वो अपने घर के अंदर हो, चाहे वो किसी और के, उसको घुटन फील होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा, उसको उसको लगेगा ना कि लाइफ में क्या है, मतलब फुल कंफ्यूज, डाउट, डर, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन वही, वो वापस जब नेचर के पास जाएगा, उसको रिलैक्सेशन मिलेगा, उसको रहेगा कि काफी काफी बेटर फील हो रहा है, काफी पीस लग रहा है, काफी पीसफुल फील हो रहा है मुझे, लेकिन अंदर बहुत डार्कनेस और बहुत सफरिंग टाइप फील हो रहा था, ये फील करेगा चंद्र मून। और मून है, मून उच्च के एग्जॉल्टेड होते हैं सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस का डोमेन है सेविंग्स, फैमिली, वेल्थ, स्पीच। इंसान जो बात करेगा ना,
इंसान की बातों में कहीं न कहीं एक कह लो, जिससे भी बात करेगा ना एक इमोशन छोड़ेगा अपनी बातों में, क्योंकि सेकंड हाउस के भी कंट्रोलर है ना राहु, उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। तो जहाँ ज़रूरत नहीं भी है ना बटर लगाने की, वहाँ भी बटर लगा देगा। इमोशनल भी दिखा सकता है, क्योंकि राहु रियल तो है नहीं। तो उनका चीज़ कब रियल है, कब फेक है, इंसान को नहीं पता होगा। मून क्या है? मून है मन। राहु क्या है? राहु है स्टोरीज़। जो कुछ बना लो, जो चाहो फिक्शन, मतलब ऐसी दुनिया जो है ही नहीं, जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है, वो है राहु। ऐसी स्टोरी बनाओगे जिस स्टोरी का ना आ रहे ना पा रहे, घूम रहे हो, बस उधर ही घूम रहे हो। ये है राहु। समझे? इंसान उपाय बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, वही उपाय क्या, बहुत कुछ बता दूंगा अगर भगवान चाहे तो। बस ध्यान से सुनना आप सभी। उपाय की बात बाद में करते हैं, पहले इस युति को समझो। जब तक आप किसी की इंटेंसिटी नहीं समझोगे, तब तक उपाय खुद से नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंतरात्मा में जाके वो बात बैठेगी नहीं, और जब तक अंतरात्मा में जाके वो बात बैठेगी नहीं, अगर आप फॉलो भी करने लगोगे ना, तो कुछ टाइम करोगे, 10 दिन किए, 15 दिन किए, 1 महीना किए, फिर लुप्त हो जाएगा वो धीरे धीरे। फिर बोलोगे छूट गया, आदत तो था, फिर से स्टार्ट करूंगी। लेकिन अगर पूरा डेप्थ से समझ लोगे ना, तो छूट ही नहीं सकता है जिंदगी भर, आत्मा में बस जाएगा। समझ में आया? उपाय यही है ना। ये प्रॉब्लम है ना, तो हाँ, तो ये जो राहु क्या है, राहु थर्ड 7-11 है, मोह है, हर चीज का मोह। इलाज आप खुद ही हो। अगर ज्यादा मोह करोगे, मन शांत कभी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि राहु यही तो चाह रहे हैं, राहु प्रॉब्लम देना चाह रहे हैं। और ऐसे इंसान को डिप्रेशन हो भी जाता है अगर फोर्थ, एट और 12th हाउस, इन तीनों हाउस का कनेक्शन राहु से हो जाए, या फिर मून का कनेक्शन हो जाए, या फिर दोनों मिला के कनेक्शन हो जाए, तब इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। हाई लेवल का एंजाइटी फेस कर सकता है। पैसों का लॉसेस वगैरह अचानक से हो सकता है। क्यों? क्योंकि मन की वजह से वो डिसीजन सही नहीं ले पाएगा। उपाय यही है कि आपको, इसका उपाय यही है कि जितना ज्यादा मेडिटेट करोगे उतना ज्यादा शांत होगे। क्योंकि राहु को मेडिटेशन पसंद है। राहु चाहते हैं कि एनर्जी मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं किस दिशा में लगाऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो उसको अपने आप को, पूरे मन को संतुलित करना पड़ेगा। अब वो सिर्फ मेडिटेशन करेगा, जहां वो चीज कर लिए, राहु चंद्र का युति होते हुए भी, ग्रहण योग होते हुए भी, रिजल्ट में कुछ नेगेटिव नहीं आएगा। कुंडली में कुछ प्लैनेट काम नहीं करेंगे। कोई देख भी लेगा ना, तो दिखेगा डिप्रेशन का फेस चल रहा है, लेकिन आप करेंटली तो डिप्रेशन में रहोगे ही नहीं। ऐसा ऐसा इफेक्ट आता है मेडिटेशन से। और राहु और स्ट्रांग हो जाएंगे। यही है इसका रेमेडी। जय बोले हर हर महादेव। राहु चंद्र का युति जब था, कनेक्शन था, कंजंक्शन था, तो माइंड को प्रॉब्लम इसीलिए हुआ क्योंकि मन अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा को तो पता है सब कुछ समय अनुसार होता है, लेकिन मन, मन पे राहु का कंट्रोल है, तुरंत चाहिए, अभी होना चाहिए काम। डिजायर सब कुछ चाहिए, सब कुछ बढ़ेगा। तो कहाँ से मन सही रहेगा? इसको कम करना पड़ेगा आप सभी को। स्टोरी भी कम होगा। इसको करोगे कैसे? ये तो बता दिया मैंने। अब केतु को समझो। मन को तो जान गए। केतु क्या है? एक तरफ है राहु, जिनको सब कुछ चाहिए, और दूसरी तरफ है केतु, जिनको कुछ चाहिए ही नहीं। अब दो इसका दो आंसर है। पहला, अभी युति की मैं बात कर रहा हूं, तो पहले युति को समझ लो। उसके बाद इफेक्ट समझना कि पॉजिटिव इफेक्ट कब आता है, नेगेटिव इफेक्ट कब आता है, और कैसे आता है। देखो, केतु बिल्कुल भी शांत महसूस नहीं करते हैं। क्यों? सर ही नहीं है। मतलब ना मैं मर ही पाया, ना मैं जी ही पाया। ये है केतु। तो जब कोई भी व्यक्ति ये समझ पाता है ना कि ना मैं मर पाया, ना मैं जी पाया, या फिर मर जाता है, उसके बाद उसको मुक्ति नहीं मिलती है। दो तरीका से, एक जीते जिंदगी भी है, एक मरने के बाद भी है। क्योंकि मुक्ति किसको मिलती है कोई जानता है थोड़ी है, कोई नहीं जानता है। और केतु को समझना ऐसे ही पड़ेगा। जब जीवित है वहां पे ये फील, मरने के बाद भी ये फील। तो केतु इसी वजह से मुझे शांति मिलेगी कैसे, ये ढूंढने के लिए निकले। उनको ईश्वर ने गाइड कर दिया। इसी वजह से तुम व्याकुल हो। तुम क्या, कुछ मत चाहिए तुमको, बस खुद को पहचान लो। वही है केतु। तब केतु पहले सीधे दिशा में जा रहे थे, स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में आप रास्ता, कुछ आपको पता नहीं है कि आपको जाना किधर है। रोड दिख रहा है, रोड खत्म ही नहीं हो रहा है, तो कहां तक जाओगे?
पूरी लाइफ चलते रहोगे तो रास्ता थोड़ी खत्म होता है। तो बहुत लंबा चल गए केतु, बहुत लंबा चल दिए केतु, बहुत लंबा चलने के बाद, चलने के बाद रास्ता जब खत्म नहीं हुआ ना, तो केतु प्योर थे। केतु क्या है? प्योरिटी। जितना केतु क्या है? आत्मा है केतु, सोल है केतु, सीधा सोल। सोल है केतु। सोल का समझ लो, जो आपका डीड्स है ना सोल का, वो पूरा केतु है, इसीलिए प्योर है। क्योंकि आत्मा तो एक होता है, मन से ना दिमाग, माइंड डाइवर्ट होता है तो इंसान के हाथ से कर्म हो जाता है। केतु वो है। तो भगवान ने उसे गाइड किया, ऊपर वाले ने रास्ता दिखा दिया। क्या रास्ता दिखाया? झुक जाओ नीचे, रास्ता पे मत चलो, तुम खुद के अंदर चलना स्टार्ट करो। तुम खुद के अंदर चलना स्टार्ट करो। तब वो जो स्ट्रेट लाइन था वो नीचे आया, नीचे की तरफ बेंड हो गया, वही बन गया 7, केतु 7। अब मन क्या है? मन तो अभी जस्ट आप सभी को पता चला। और केतु तो, केतु को कुछ नहीं चाहिए। केतु बस ये चाहता है लिबरेशन, लिबरेट होना, सैल्वेशन, टू क्रश द ब्रिज ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। केतु नहीं चाहते हैं इसको। तो जब भी मून और केतु का कंजंक्शन होगा, तो अब ध्यान देना, केतु के अंदर और क्या एनर्जी थे। तो ये तो केतु जब खुद को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए तब ना 7 बना। जब तक केतु भटक रहे थे तो थे क्या? अब समझ लो, ये सुकून मिल नहीं रहा था, बिल्कुल इंस्टेबिलिटी फील करते थे, कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं, कुछ नहीं, इल्यूजन। किस चीज का इल्यूजन? तो जिंदगी से बाहर का इल्यूजन, जो जिंदगी में नहीं है, वो है केतु। केतु को इफेक्ट ये आया, केतु को इफेक्ट ये आया कि केतु अपनी सारी एनर्जीज एक जगह लेके चले गए। जैसे इंसान को अगर पता नहीं होगा, जब इंसान का दिमाग नहीं काम करेगा, तो इंसान किसी के भी बात में आके, जो दिख रहा है उसको मान के, जो एनवायरमेंट दिख रहा है उस एनवायरमेंट में खुद को, मतलब कह लो बसा के, मतलब कि इंसान को पता होना चाहिए ना कि क्या मेरे लिए सही है, कौन सा एनवायरमेंट मेरे लिए सही है, कौन सा इंसान मेरे लिए सही है। इंसान ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि आप तो आधा सर ही नहीं है आपके पास। तो इंसान भटकता है पहले, बहुत भटकता है। और जितना बार भटकता है, तब उतने बार वो अपने लाइफ में उतना नीचे आता है, क्योंकि गलत कर बैठता है। लेकिन जब वही इंसान सोच लेता है कि मन को कुछ नहीं चाहिए, मन मतलब देखो केतु मून क्या है, जब इंसान जीते जिंदगी सोच ले कि मन को सब कुछ चाहिए, मन को भी भूख लगा है, मन को कुछ खाना है, अभी खाऊंगा पेट भर जाएगा, मेरी बहुत प्रिय चीज खा रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, पेट भर जाएगा। लेकिन कितने देर तक ये टेस्ट मेरे मुंह में रहेगा, मेरे जहन में रहेगा, मेरे दिमाग में रहेगा, मेरे मन में रहेगा, उतर जाएगा। जहां पानी पी लोगे उतर जाएगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो केतु यही क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा चाहिए जो मेरा जो समाप्त ना हो सके। समझो मेरी बात को ध्यान से। मून केतु यही है। अगर इंसान इनस्टेबल रहा माइंड से, इंसान फंस जाएगा, कोई नहीं बचा सकता उसको, खुद को बर्बाद करेगा वो। केतु मून 100% करे, करना ही है। क्यों? क्योंकि दिमाग, दिमाग ना नहीं है तुम्हारे पास, अपने आत्मा के विरुद्ध क्यों चले गए? अपने आत्मा से मन तक पहुंचते, सजा वही बहुत कठोर मिलेगा। और उसके बाद विनाशकारी क्षमता होती है। क्यों होती है? जब भी केतु किसी भी ग्रह के साथ आते हैं ना, किसी भी ग्रह के साथ, उस ग्रह की जो पावर है ना, उसको, केतु के पास कितना पावर है कोई कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कोई बोलता है 5 टाइम्स, कोई बोलता है 10 टाइम्स, कोई बोलता है 100 टाइम्स। तो यार जिसका आपके पास आंकड़े ही नहीं है, मैं उसका बोलूं क्या? मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, उतना ज्ञान तो है नहीं मेरे पास। लेकिन सोच लो किस लेवल तक बढ़ा सकते हैं, इन्फानाइट है वो, इतना पावर है उनके पास कि मून के साथ आ गया तो मन को भी बहुत पावरफुल बना दिए। तो वो मन का पावर को तुम एक जगह लगाओ, ना कि भटका दो। क्योंकि तुम्हारे अंदर विनाशकारी क्षमता है, तुम्हारा शरीर का ऑलरेडी विनाश हो चुका है ना, अब मरने के पास खड़े हो। लेकिन चूंकि अमर संजीवनी तो पी चुके थे, इसलिए पूरा मर भी नहीं पाए, मुक्ति कहां से मिलेगा? ठीक है, चल रहा है इसीलिए अमर हो गए ना। समझ आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है? बहुत पावर होता है इस व्यक्ति के पास, इसको अपनी आप को कंट्रोल करना पड़ेगा अगर बचना है तो। ये है मून और केतु। अब अगर दृष्टि संबंध है तो इफेक्ट उसके हिसाब से चैनलाइज कर लो, अगर साथ में बैठे हुए हैं तो पूरा इफेक्ट आएगा, जो जैसा मैंने बोला है। और अगर यही इंसान मन की नहीं आत्मा से चलता है,
क्योंकि केतु के पास डीड्स का रिकॉर्ड है, डीड्स है ना, आपकी सारी डीड्स का रिकॉर्ड, सारे गुड डीड्स का रिकॉर्ड। राहु के पास सारे बैड डीड्स का रिकॉर्ड, जितना जितना कर्म आपने अपने काम वासना से करा, सोच कर करा है, उसका रिजल्ट राहु के पास है। और जितना चीज का, जितना डीड्स आपने निश्चल भाव से, सेल्फलेस होकर, डिटैच्ड माइंडसेट रखकर आपने करा है, उसका डीड्स का रिकॉर्ड केतु के पास है। समझ लो। तो शनि के साढ़े साथी में, या फिर शनि देव जब भी आते हैं, तो राहु का टाइम, केतु का टाइम जब भी आता है, दशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, साढ़े साथी, ढैया, किसी भी रूप में इंसान को अच्छे चीज का अच्छा रिजल्ट, बुरे चीज में बड़ा बुरा रिजल्ट मिलता है। समझ आया कुछ? यही है केतु और मून। इंसान को अपने आत्मा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। अब जानबूझ के मून, राहु जैसे बताया, तो मैंने केतु के साथ भी बता दिया, मून का एक चैप्टर खत्म ही हुआ है। अब राहु के साथ मार्स को जोड़ो। अब समझो, राहु और मंगल, सोच के देखो, मंगल कितना एनर्जी है उनके अंदर, आग है वो, ग्रेटेस्ट वॉरियर है वो। और उन्हीं के अवतार बजरंग बली हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि दोनों लिए हुए हैं, तीनों, दोनों के दाता है। सोचो कितनी एनर्जी है मार्स के अंदर। मार्स का रूलरशिप फर्स्ट हाउस, लगन, लगन को रूल करते हैं वो, और एट्थ हाउस को रूल करते हैं। एट्थ हाउस, टेंथ हाउस में दिग्बली हो जाते हैं, मतलब 1 8 10। सोच के देखो, मार्स 1 8 10। और एट्थ हाउस का मतलब, फर्स्ट हाउस को तो चलो रूल करते हैं, समझ में आ रहा है, लगन है, मतलब बॉडी है। कितनी मजबूत है बॉडी, कितनी मजबूत है बॉडी तुम्हारी, वो मंगल बता रहे हैं। क्योंकि बिगिनिंग उन्हीं से हो रहा है। इंसान का जो बॉडी का स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। अब बॉडी का मजबूत का मतलब क्या है, बॉडी में कितनी एनर्जी, स्ट्रांगनेस है, वो स्ट्रांग पर्सन को कैसे पता लगेगा? चोट बर्दाश्त कर पाता है कि नहीं बॉडी। माइंड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बॉडी की बात हो रही है। अगर 2 थप्पड़ दिया, या फिर अगर उसका सर तोड़ दिए, मुंह तो कुछ भी किए, इवन इफ ही और शी इज ब्लीडिंग, उसके पास कितनी एनर्जीज है, फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, वो मंगल है। समझो बात को, वो एनर्जी है मंगल की। उसके बाद एट्थ हाउस, अभी तो बॉडी की बात हो रही थी ना। अब इंटरनल बात, गुप्त बात समझो, मिस्टीरियस बातें जो मंगल की है, जिसको कंट्रोल करते हैं वो। जो राशि स्कॉर्पियो आती है एट्थ हाउस में, उसका मतलब अंदर से कितने मजबूत हो। एट्थ हाउस किसका डेप्थ है? आपका डेप्थ है ना भाई, दूसरे किसी इंसान का डेप्थ नहीं है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस आपका खुद का डेप्थ है, तो आप अंदर से भी कितने मजबूत है। फर्स्ट हाउस तो बॉडी थी ना, अंदर से कितने मजबूत हो आप। मार्स क्या, ब्लड है, खून, ब्लड आपका कैसा है, कितना स्ट्रांग ब्लड है। और एट्थ हाउस क्या है, एक एट्थ हाउस इंटीमेसी है, इंसान का फिजिकल एग्रेशन कितना है, कितना हाई है, वो है मंगल। सोच के देख लो, इतनी इंटेंसिटी है मंगल के पास। टेंथ हाउस युद्ध स्थल है, किस चीज का, कर्म भूमि है वो, कर्म भूमि है टेंथ हाउस। और कर्म भूमि में मंगल, तो समझ लो युद्ध स्टार्ट कर चुके हैं, पूरा तलवारें चल रही है टेंथ हाउस में। जो आएगा वो कटेगा, मुझे नहीं हिला सकता है कोई, वो है मंगल टेंथ हाउस में, युद्ध स्थल में बैठे हुए हैं वो, दिग्बली हो गए। चाहे अपोजिशन आए, चाहे एनिमिटी आए, चाहे कंपटीशन आए, चाहे चैलेंजेस आए, चाहे हार्डशिप आए, चाहे हर्डल्स आए, कुछ भी आए, मुझे हिलाने वाला कोई है नहीं, कोई हिला भी नहीं सकता है मुझे। और जीत मेरी, जीत करूं चाहे नहीं करूं, मैं अपना कर्तव्य समझ के लड़ूंगा जरूर, जो आएगा, क्योंकि मैं कर्मवद हूं, बना हूं। मैं काम को पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगा, बाई हुक करूं और बाई क्रूक करूं। ये है मंगल, तभी तो सूर्यदेव अपने सेना में उसको लीड करने दिए हैं। अब राहु के बारे में तो अभी तक समझ गए। राहु और मंगल का जब युति होता है, या फिर दृष्टि संबंध होता है, आप देखो, फिर से एक चीज बता रहा हूं, दृष्टि संबंध को सिर्फ राहु देख रहे हैं उससे मत समझना। दृष्टि संबंध को ऐसे समझो, राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, लेकिन मंगल की दृष्टि राहु पे तो पड़ नहीं रही है, तो इफेक्ट कितना होगा, बस
30-40% होगा। क्यों? क्योंकि राहु को बस मंगल इन्फ्लुएंस करे ना, मंगल राहु को तो कर नहीं रहे, समझो मेरी बात। और दूसरा चीज, मंगल मंगल अगर राहु को देखेंगे तब राहु भी उनको देखेंगे, दोनों की म्यूचुअल एस्पेक्ट होगी, आपसी दृष्टि होनी चाहिए, तब इफेक्ट पूर्ण मिलेगा, या फिर साथ बैठे होंगे तब पूर्ण मिलेगा। अगर सिर्फ एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को देख रहा है, दूसरे प्लैनेट की दृष्टि उस प्लैनेट को नहीं पड़ रही है, तब दृष्टि संबंध उतना मजबूत नहीं हुआ। समझ आ गया ना? ये ध्यान रखना सबके सब। अब वापस से आते हैं, कमिंग टू द टॉपिक। सो कहाँ था मैं? ओके, अब देखो मंगल के साथ क्या करेंगे? राहु एम्प्लीफिकेशन है, मंगल क्रोध है, क्योंकि थर्ड हाउस के सिग्निफिकेटर मार्क्स होते हैं। थर्ड हाउस में आद्रा नक्षत्र आता है, काम भावना है, वो सब ठीक है, डिजायर का हाउस है, लेकिन थर्ड हाउस करेज का भी है, तो करेज का है तो मंगल में तो करेज ऑलरेडी होता है ना, इसीलिए मंगल थर्ड हाउस के सिग्निफिकेटर माने जाते हैं। समझ आया? तो करेज भी होगा, तो राहु क्या कर रहा है? एम्पलीफाई कर रहा है, करेज को भी एम्पलीफाई करेगा, करेज को बढ़ाएगा, हिम्मत को बढ़ा देगा, फियरलेसनेस दे देगा, मृत्यु के भी घड़ी में इंसान को डर नहीं लगेगा, इस लेवल पे इतना हाई एनर्जी। और भ्रमित भी करेगा, मंगल को भ्रमित भी करेगा। अब और दूसरा चीज, मंगल क्या है? क्रोध है। इंसान को क्रोध नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, शांत रहेगा। मगर अगर क्रोध आ गया, उसका क्रोध से बाद में उसको अफसोस होगा, रुलाई आएगा कि क्यों आया गुस्सा मुझे, क्यों? गुस्सा आने के बाद पूरा थर्ड हाउस एक्टिवेट हो गया, आप गुस्से में कुछ भी कर दोगे। आप या तो खुद का भी खून कर सकते हो, सामने वाला का भी कर दोगे। इतना हाई एनर्जी दे देता है, मतलब दिमाग में मानसिक लेवल पे शक्ति इतनी बढ़ा देता है कि इंसान अपने मन से ही ओझल हो जाता है, गलत कर बैठता है, कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोलेबल एग्रेशन होता है उसका। कंट्रोल करना चाहिए, बहुत कंट्रोल करना चाहिए इंसान को। राहु को बल बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जिसका भी कंजंक्शन है। अगर किसी की कुंडली में ये कंजंक्शन है तो उसको अंगारक योग कहा जाता है। लेकिन जो अब तक मैंने फील किया है, अंगारक योग कब है? जब राहु बल दे रहा है मंगल को, तब। अगर मंगल को आपने निकाल लिया राहु के बल से, तब अंगारक योग का इफेक्ट नहीं मिलेगा। और ये चीज करने में जो सक्षम होता है जो इंसान, वही इंसान, चाहे कोई भी योग हो ना, वो योग का इफेक्ट उस इंसान पे आता ही नहीं है, वो मुक्त होता है उस योग से। क्यों? क्योंकि वो फॉलो ही नहीं कर रहा है उस कंजंक्शन को, उसने अपने प्लैनेट्स को अलाइन कर लिया है, समझ आया? सही कर लिया है, इफेक्ट नहीं करेगा। तो इंसान को कंट्रोल रखना चाहिए। और राहु राहु तामसिक एनर्जीज है, तो व्हाट, लिसन लिसन टू मी फर्स्ट। कुछ मत बोलो, बस सुनो, बोलो ही मत क्लास में कुछ, बस सुन लो पूरा। पूछने का कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आंसर इसी में निकल जाएगा। देखो, क्या बोल रहा था मैं? यही करना चाहिए इंसान को अपने अंदर। राहु तमस है, मंगल देव है, तो देव श्रेणी और तमस श्रेणी का वार हो गया, टाइम ऑफ वार है। इंसान को अपने अंदर तामसिक ऊर्जा नहीं बढ़ानी चाहिए, सिंपल। नहीं बढ़ाएगा तो मंगल और राहु साथ होते हुए भी न्यूट्रल रखेगा, कोई फंसेगा नहीं, सही हो जाएगा, वो अलाइन कर लेगा अपने प्लैनेट्स। ये राहु मंगल का इफेक्ट है। अब एक और ग्रह का युति, वो जुपिटर, गुरु। अब देखो, मंगल क्या है? मंगल काम था, मतलब वर्क, प्रोफेशन, कर्म। इंसान को अपने काम के पीछे बड़ा ऑब्सेशन होगा। राहु ऑब्सेशन है ना, बहुत पॉजिटिव होगा, ऑब्सेशन होगा, जो भी चीज होगा ओवर होगा। काम करेगा तो करते ही रहेगा, भूख भूल जाएगा, प्यास भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, तो कहीं ना कहीं शरीर पे रोग आएगा ना। फिर जो करोगे अति कर दोगे, अति नहीं करना है। अब क्योंकि राहु बढ़ा देते हैं, अब राहु गुरु के साथ आ गए, तो गुरु क्या है? विजडम है। गुरु क्या है? 9th हाउस है, 12th हाउस है। गुरु 9th हाउस, 12th हाउस है, 4th हाउस है, मतलब फर्स्ट हाउस में दिग्बली होते हैं गुरु, जुपिटर। 4th हाउस, वहां पे कैंसर, वहां पे एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। 9th हाउस उनकी खुद की राशि है, धनु। 12th हाउस सेजिटेरियस के बाद पाइसेस, मीन। मतलब फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस, ये चार भाव जुपिटर से प्रभावित हैं, सोचो। और राहु का जब कनेक्शन, युति, या फिर कंजंक्शन कह लो, युति कह लो, या फिर म्यूचुअल एस्पेक्ट कह लो, या फिर एस्पेक्ट कह लो, या तो राहु की दृष्टि पड़े या तो गुरु की पड़े। गुरु की पड़ेगी
तो नॉर्मल राहु और गुरु के केस में एक चीज तो नॉर्मल है, गुरु के पास जो दृष्टि है 5वीं 7वीं 9वीं, राहु के बाद भी सेम दृष्टि है 5 7 9, समझ रहे हो? गुरु के पास जो दृष्टि है सेम दृष्टि राहु के पास है। एक तो पंचम दृष्टि, दूसरा सप्तम, तीसरा नवम, है ना? तो राहु जहां भी होंगे, गुरु की अगर दृष्टि पड़ेगी तो गुरु की भी राहु पे पड़ेगी ही पड़ेगी। या तो ट्राइन में होंगे या तो क्वाड्रेंट में होंगे, इसी में ना होंगे। सोच के देखो, अगर लगन में होंगे गुरु, गुरु की दृष्टि अगर राहु पे जा रही है तो पंचम में होंगे राहु, या तो सप्तम में होंगे या तो नवम में होंगे, इसी तीनों में ना होंगे अगर दृष्टि जा रही है तो। अगर युति हो गया तो लगन में स्वयं आ गए। तो राहु गुरु का युति एक दूसरे को बढ़ाएगा, दोनों एक दूसरे को देखेंगे जब भी राहु और गुरु का कंजंक्शन होगा। इसको गुरु चंडाल योग कहते हैं, और जो खतरनाक है, बिल्कुल है, बहुत वजह है इसके पीछे। लेकिन ये डरने वाला बात नहीं है, ये इंसान के लिए बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों हो सकता है पॉजिटिव? गुरु जहां जाएंगे वहां ज्ञान लेके जाते हैं। 12th हाउस क्या है? एक्सपेंसेस है। जो तो जब तुम एक्सपेंसेस वाले भाव में गोचर कर रहे हो तो तुम्हारे पास ज्ञान है कि मुझे एक्सपेंस कैसे करना है, वो है गुरु। तुम अगर लगन में आ गए तो मुझे शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, मुझे ज्ञान है। 4th हाउस, तो घर के सुख को, शांति को कैसे मेंटेन रखना है उसका भी ज्ञान है मुझे, वो है गुरु। 9th हाउस, पिता के साथ, गुरु के साथ, बड़ों के साथ और धर्म के साथ कैसी श्रद्धा रखना है मुझे, मुझे उसका भी ज्ञान है, तभी तो 9th हाउस को रूल कर रहा हूं मैं, वो है गुरु। समझ रहे हो सभी? समझ आ रहा है सभी को? कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है किसी को भी? पूछ रहा हूं अभी। एनीवन? कोई नहीं है, गुड। तो क्या करेगा ये इंसान को ज्ञान के पीछे बहुत भगाता है। इसको हर चीज का ज्ञान चाहिए। मेडिकल में क्या है तो मुझे वो भी जानना है। तो अच्छा, पंडित लोग कैसे काम करते हैं मुझे वो भी जानना है। अच्छा, तांत्रिक विद्या क्या, तो मुझे वो भी जानना है। अच्छा, लॉ क्या है मुझे वो भी जानना है। हर ज्ञान चाहिए मुझे, समझे? हर चीज का ज्ञान चाहिए मुझे। इंसान फिलॉसफी में, एडवाइजिंग में, भले वो इंसान खुद कुछ ना कर पाया हो, उसकी एडवाइस बहुत बोल्ड होती है, उसकी बातों में बहुत बहुत दम होता है। और कभी कभी, अब देखो राहु क्या है, राहु को एक चीज चाहिए क्या, मुझे लोग जाने। थर्ड हाउस, थर्ड 7 11 जो है बेसिकली राहु वो है, मुझे मुझे दुनिया जाने, मुझे मेरी तारीफ करें, मुझे समझे कि मैं कुछ हूँ, यही तो है राहु। यही तो प्रॉब्लम है, समझ नहीं क्यों है ये? क्योंकि प्रॉब्लम ही तो तब आता है, पहले सोच लोगे लड़ाई करूंगा, अरे मैं जीत जाऊंगा, अरे हार गए तो डिप्रेशन में चले जाओगे। कुछ सोचो ही नहीं, युद्ध है भाई, करना है, काम है तो करो। उस लेवल से राहु यहीं फंस जाते हैं, इसलिए कभी सुखी नहीं हो पाते हैं, कभी नहीं। अब इंसान देखो गुरु के साथ है तो इंसान कोई भी चीज करेगा ना, किसी को एडवाइस भी देगा, खुद ज्ञान भी पाएगा ना, उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ ग्रीड होगा, मुझे चाहिए कुछ, होगा ही होगा। कब होगा ये, ज्यादा कब होगा? जब गुरु निगेटिव होंगे। अगर गुरु, मेरे पास तो ज्ञान है, तो क्या मेरा भ्रम मेरे ज्ञान को हावी कर रहा है? ध्यान से समझना मेरी बात को, सब के सब। गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान, राहु क्या है? भ्रम। तो क्या ये भ्रम मेरे ज्ञान को मुझी के ऊपर हावी होने दे रहा है? तब गुरु चंडाल का इफेक्ट, गुरु चंडाल योग का इफेक्ट पूरा है। इंसान के को सब कुछ पता होगा, इंसान तब भी गलत कर बैठेगा। अगर इंसान गलत नहीं कर रहा है, इसका मतलब गुरु अभी भी मजबूत है, उस गुरु को और बल दो। जो प्लेनेट राहु के साथ बैठेंगे, राहु को मत बल दो, उस अपोजिट प्लेनेट को बल दो ज्यादा। क्योंकि राहु का तो अपना काम तो करेंगे ही, राहु को जो देना है राहु देंगे। लेकिन अगर तुम खुद को राहु की तरफ सरेंडर कर दोगे ना, तो तुम्हारे अंदर तुम नहीं रहोगे, फिर राहु पूरा खुद को तुम्हारे अंदर संभालेंगे। मून से अलग हो जाओगे, मंगल से अलग हो जाओगे, राहु के कंट्रोल में चले जाओगे। गुरु से अलग हो जाओगे, राहु के कंट्रोल में चले जाओगे। तो जब राहु के कंट्रोल में गए, तो आज तक वो खुद खुश नहीं है, तो तुम कहां से खुश रहोगे? कभी नहीं खुश रहोगे, भटकते रहोगे। डर, किसी भी चीज का डर, जान को जाने का डर, किसी चीज को खोने का डर, नौकरी से छूट जाना, कोई मुझे फंसा नहीं दे, मेरे साथ कुछ नहीं हो जाए, मैं ठीक तो रहूंगा, मैं बीमार तो नहीं पड़ूंगा, ये सब राहु का डोमेन है, वहीं फंसता है इंसान।
इतना डीपली कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, अब मुझे नहीं पता, राम भरोसे बता रहा हूँ, भगवान की कृपा से समझ आ रहा है सबको तो बहुत बढ़िया है। तो राहु गुरु में इंसान को ऑब्सेशन होगा ज्ञान लेने का, उस ऑब्सेशन को कंट्रोल रखना है। ज्ञान में मुझे सुकून मिलता है इसलिए ज्ञान ले रहा हूँ, ये माइंडसेट रख कर ज्ञान लो। और मैं ये ज्ञान ले रहा हूँ, इसके पीछे मेरा ये उद्देश्य है, ज्ञान के बाद मुझे पैसे कमाना है। हो गया गुरु चंडाल का इफेक्ट स्टार्ट। आ गए आप कलयुग के कंट्रोल में, राहु के कंट्रोल में। अब आप पूरी जिंदगी, जब तक आपकी जिंदगी चलेगी, आपके ऊपर से गुरु चंडाल योग का इफेक्ट कभी नहीं खत्म होगा। हो ही नहीं सकता है। क्यों? आप चाहते ही नहीं हो खत्म करना। आपको तो टाइम मिला था, चलो इस जन्म में तुमको मैं ये चार्ट दे रहा हूँ, ठीक कर लो अपने आप को तो ठीक कर लो, नहीं तो फिर फंसोगे, बाद में रोओगे। वो बोला सिंपल सा हाल है। इसलिए राहु के तरफ ना इंक्लाइंड होकर, उस दो, एक प्लैनेट है राहु के साथ, दो प्लैनेट है राहु के साथ, चार प्लैनेट है राहु के साथ, सिर्फ राहु को बल मत दो। राहु के साथ जो प्लैनेट है उसको बल दो, राहु का बल अपने आप आएगा। राहु माया है, तुम उनके विरुद्ध मत, उनके थोड़ा माइंडसेट के अलग चलो, उनका ज्ञान लो, अपनाओ मत उस चीज को, कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए गुरु, और इसमें ये इंसान और क्या होगा, तो पर्पस से करता है, एडवाइस देगा, ज्ञान देगा, ज्ञान लेगा भी, हर चीज के पीछे इसका कुछ ना कुछ इंटेंशन होता है। सेल्फलेस नहीं करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। ये सिंपल समझ लो, ये खाली पानी का बॉटल भी नहीं देगा बिना किसी चीज के। ऐसा माइंडसेट होगा। राहु ऐसा करवा देते हैं, अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब समझ लो आपको राहु डोमिनेट करने लगे हैं। ये राहु गुरु का इफेक्ट होगा। अब राहु के साथ गुरु तो हो गए, अब वीनस आ गए। आप समझो, वीनस आ गए, क्या आप बताओगे? हम्म हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखो अब इंसान को देखो, अब गुरु और राहु है, तो राहु क्या है? मैजिक है। गुरु क्या है? नॉलेज है। इंसान को ब्लैक मैजिक कैसे होता है उसका भी नॉलेज होगा। सोच के देखो, सब चीज का नॉलेज है उसके पास। लेकिन लेकिन अब अगर वो उस नॉलेज का गलत उपयोग करे, इसका मतलब वो गुरु से बाहर निकल चुका है। वो राहु और गुरु के कंजंक्शन में राहु उसके डोमिनेट कर रहे हैं कुंडली को, ना कि गुरु। गुरु सो रहे हैं धीरे धीरे, और जितना वो अपनी जो करंट स्टेट है उसको बरकरार रखेगा, गुरु पूरे सो जाएंगे, फिर तो वो वापस से गुरु को एक्टिवेट भी नहीं कर पाएगा। इतना देर हो जाएगा। समझ के देखो मेरी बात को, बहुत डीपली समझना। एस्ट्रोलॉजी मजाक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मजाक। क्योंकि मैं ही डेप्थ में नहीं बोलूंगा, या फिर आप ही डेप्थ से नहीं समझोगे, कुछ नहीं समझोगे ना। क्योंकि जितना बार सुनोगे ना, उतना बार कुछ ना कुछ जान के निकलोगे आप। यही होता है एस्ट्रोलॉजी में, या फिर किसी भी चीज में आप वापस से जाते हो तो एक रास्ते पे दोबारा जाते हो, यही होता है। बहुत कुछ जो अनदेखा किया था याद आता है वापस से। अब इस इंसान को, गुरु और राहु वाले को, अपने आप को अलाइन रखना चाहिए। गुरु चंडाल योग का इफेक्ट कम हो जाएगा। और बेसिकली वापस से देखो, देव श्रेणी आ रहे हैं, जब गुरु आ रहे हैं, मंगल आ रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं, चंद्र आ रहे हैं, ये सब देव श्रेणी वाले हैं। ये भूलना नहीं, क्योंकि अपने हिंदू माइथोलॉजी के बिना एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, हो भी नहीं सकता है। उसी से आया है ना भाई। तो जितने भी देव वालों के साथ राहु का कनेक्शन होगा, इंसान को अपने अंदर वाली जो तामसिक एनर्जी है उसको कंट्रोल करनी पड़ेगी, चाहे किसी भी तरीका की हो। इवन ईयरफोन का आदत है, बहुत ज्यादा हो गया है, वो भी तमस में आ गया। सोचो कितना माइन्यूटली सोचने की जरूरत है इसको। सब राहु है, हर चीज राहु है, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं मुझे। तो अब राहु के बाद अब शुक्र, शुक्रदेव। देखो सभी, वीनस लक्ष्मी तुल्य है, लक्ष्मी ही है वो साक्षात, तभी वो 12th हाउस में जाकर भगवान विष्णु के पास उच्च की हो जाती है। 12th हाउस सिंहासन है किसका? शरीर के बाद का। किस सिंहासन पे जा रहे हो आप, वो है 12th हाउस। ठीक है, और लक्ष्मी वहीं पे रहती है, इसलिए वो 12th हाउस में वीनस उच्च के होते हैं। अब वीनस और क्या है? वो 12th हाउस वाला वीनस लक्ष्मी के रूप ही है वो, सिर्फ वो है 12th हाउस के नीचे, और दूसरा कोई हाउस नहीं, सिर्फ 12th हाउस, वहां पे प्योर लक्ष्मी है वीनस। तो अब वीनस एग्जॉल्टेड होते हैं 12th हाउस में। पहला 12th हाउस, दूसरा 7th हाउस तुला राशि के कंट्रोलर, तीसरा सेकेंड हाउस टॉरस, फिर चौथा 4th हाउस, वहां पे उनको फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, दिग्बली हो जाता है।
तो सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, ट्वेल्थ हाउस सब वीनस के कंट्रोल में आता है। मतलब फैमिली, सेविंग्स, वेल्थ, कंफर्ट, लग्जरी, लग्जरीज, चाहे लग्जरियस कार हो, लग्जरियस घर हो, कुछ भी हो, वो वीनस है फोर्थ हाउस। और वाटर एलिमेंट है वीनस, प्योर वाटर है। तो प्रिंसेस का जो क्या होता है उसका एलिमेंट, सॉफ्ट, सेंसिटिव, इमोशनल, डिवोशनल भी, बिल्कुल डिवोशनल है। कभी तो ट्वेल्थ हाउस में वीनस उच्च के होते हैं, उनका प्योरेस्ट फॉर्म है वो, तो डिवोशन है उनका, डिवोशन वीनस है। और क्या है वीनस में? वीनस में और मैरिज वीनस है। सीमन के सिग्निफिकेटर, वीर्य के सिग्निफिकेटर वीनस है। और वीनस ये और ट्वेल्थ हाउस में उच्च के होते हैं, मतलब सेल्वेशन, एक्सपेंसेस, लाविश एक्सपेंसेस, वो सब कुछ, उस सब चीज के बाद सेल्वेशन, वो भी वीनस वहीं पे उच्च के होते हैं। तो ये सारा अभाव इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ राहु आ गया। तो एक नॉर्मल कुंडली बनाकर देखो आप सभी, वीनस को एक नॉर्मल कुंडली बना लो सबके सब। अब सोच के देखो, अब फोकस करो चार्ट पे, मतलब चार्ट पे फोकस करो, अपने पेन पेन से एक पॉइंट दो, उस पॉइंट पे बस अपने कुंडली जो आपने बनाया अभी उस पे फोकस करो। और मेरी बात को सुनो, वीनस सेकंड, फोर्थ, सेवन, 12, ये चार घर वीनस के कंट्रोल में। थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस, 11th हाउस राहु के कंट्रोल में। ये चार हाउस और ये तीन हाउस, 7 हाउसेस का एक दूसरे के साथ मिलन हो गया, कनेक्ट कर गए। और राहु क्या है? विष है। तो राहु कहां कहां से विष ला रहे हैं, मिला के देख लो। जिस घर में, जिस भाव में ये कनेक्शन होगा, वहां वहां से विष, और वहां पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जहां दृष्टि जाएगा वहां पे कम, याद रखना ये। अब वीनस क्या है? लव है, रोमांस है, रिलेशनशिप है, उसमें भी राहु क्या है? इल्यूजन भी है, डिजायर भी है। सब कुछ का कनेक्शन हो रहा है। इंसान जब किसी से भी इंसान को अगर प्यार व्यार होगा, ऑब्सेशन हो जाएगा, उसके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएगा, ओवर सिक्योर्ड हो जाएगा, बहुत इनसिक्योरिटीज आ जाएगी, नॉट ओवरली सिक्योर्ड होगा, सॉरी, इनसिक्योरिटीज आ जाएगी। और क्या हो सकता है? इनसिक्योरिटीज आ जाएगी। इसके साथ राहु है क्या? ग्रीड, बेट्रेल, चीटिंग, राहु है इंसान के लाइफ में। चीटिंग के रूप में, बिट्रेल के रूप में, धोखा होना, प्यार के विषय में, लव के विषय में, शादी के विषय में बहुत नॉर्मल हो जाता है। समझ पा रहे हो? और और क्या हो सकता है? इंसान को, किसी भी इंसान को डर बहुत होता है, बहुत डरेगा वो। अगर पहला शादी होगा, फर्स्ट टाइम अगर वो शादी करता है, तो जस्ट आफ्टर गेटिंग मैरिड उससे फील होगा ना कि अपने हस्बैंड के तरफ, अब डिपेंड करता है। अब सेवेंथ हाउस से अगर कनेक्शन बन रहा है पूरा राहु का, तो सेवेंथ हाउस उसका पार्टनर है, ठीक है? उसका पार्टनर के अंदर ऑब्सेशन आएगा, किसको लेकर? उसे लेकर, प्रोटेक्टिव, इनसिक्योरिटीज, चीट ना भी करे तो डर जाना, चीट कर देगा, ये भी है। एक तो चीटिंग भी है, दूसरा राहु क्या है? शक क्रिएट करते हैं, नॉर्मल सा बात है, डाउट क्रिएट करते हैं बेवजह का भी। तो कुछ गलती नहीं भी होगा तो इंसान शक कर बैठेगा, ये भी होता, बहुत इजीली होता है। और राहु वीनस क्या है? तो राहु देखो मल्टीपल है। राहु का काम क्या है? चीजों को बढ़ा देना। वीनस एक है तो राहु एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि 3, 7, 11 हाउस में राहु का भी पत्ते आता है। थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस, 11th हाउस, 3, 7, 11 उपच्य भाव है, टाइम के साथ साथ बढ़ने वाला। तो जब वीनस के ऊपर राहु का दृष्टि बनेगा, सॉरी कनेक्शन होगा, कंजंक्शन होगा, युति होगा, तो क्या होगा? राहु अगर प्यार है तो वीनस अगर प्यार है तो राहु उस प्यार को बढ़ाएगा एक से अधिक क्रम में। वो डिपेंड करता है कितनी पोटेंशियल है कुंडली में। 2 है, 2 से 4 है, 40 है, 50 है, 500 है, कितना है?
वो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक से ऊपर तो होगा ही होगा। चाहे चीटिंग हो जाए, एक बार चीट हो चुका है भाई, हाँ हो चुका है, एक बार हुआ मेरे साथ, मैरिज टूट गया मेरा, या फिर रिलेशनशिप में ब्रेकेज हुआ, पार्टनर मिला तो बहुत प्रोटेक्टिव ओवर पॉजिटिव, सर में दर्द हो जाता था, या फिर मुझे अपने पार्टनर को लेकर ऐसा है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है, इंसान भागता है इस चीज से, डर होता है उसको इस चीज का। इंसान को वीनस की जो डिवोशन है ना, वीनस क्या डिवोशन है, इंसान, वो इंसान चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको अपने अंदर की जो एक डिवोशन वाली जो नेचर है ना, डिवोटी वाला, वो नहीं कम करना चाहिए। राहु को अपने अंदर घुल राहु के अंदर खुद को घोल नहीं लेना चाहिए। घोल लेगा तब इंसान के अंदर का डिवोशन धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जहां लुप्त खत्म होगा, लुप्त हुआ वो डिवोशन, फिर राहु का पूर्ण इफेक्ट मिलेगा, फिर वीनस साथ होते हुए भी साथ नहीं रहेंगे, निगेटिव हो जाएगा। और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन निगेटिव हो जाएगा। इंसान को निगेटिव नहीं रखना है, अपने आप को डिवोटी ही रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम उसी के बाद आना स्टार्ट होगा। और वीनस एक और चीज है, वीनस दैत्यों के गुरु हैं, बिल्कुल सही बात है। तो वीनस के सामने राहु देव का ज्यादा नहीं चलता है, ये फैक्ट है। लेकिन कब, जब वीनस अपने आप को गुरु समझे तब तो। अगर वीनस, चूंकि वीनस का फेमिनाइन एनर्जी भी है, वीनस एक फेमिनाइन एनर्जी है, तो वीनस के अंदर एक फीमेल ऑरा भी है। अगर इंसान अपनी फीमेल ऑरा को जगा कर रखेगा, एक फीमेल वाला सॉफ्ट कॉमल, सॉफ्ट कॉमल, सॉफ्ट हो गया, कोमल हो गया, सेंसिटिव हो गया, तब राहु डोमिनेट कर जाएंगे। अपने आप को वीनस नहीं गुरु मानना है, शुक्राचार्य मानना पड़ेगा, समझ आ रहा है? शुक्राचार्य वाला वो वाला रूप मानना पड़ेगा, तब राहु कंट्रोल रहेंगे। क्यों? वापस से ज्ञान है मेरे अंदर, अगर वो मिस होगा तो इंसान फिर इंसान का नेगेटिव इफेक्ट स्टार्ट। इंसान को अपने अंदर का डिवोशन नहीं छोड़ना चाहिए, और विजडम की तरफ इंक्लाइन होना चाहिए, क्योंकि मृत संजीवनी के सिग्निफिकेटर है वीनस। सोचो कितना इंटेंसिटी है उनके अंदर, कितना ज्ञान है उनके अंदर, तो वो वाला मार्ग से नहीं हटना चाहिए। उसके बाद राहु का नेगेटिव रिजल्ट आने लगता है। स्पिरिचुअली अगर इंक्लाइंड हो गए, डिवोशन कभी कम नहीं होगा। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने का मतलब ये नहीं है कि आप आध्यात्मिक तौर पे सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, नहीं, नहीं हो आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं हूँ मैं स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने का मतलब होता है ना, आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, किसके सामने? डिवाइन के सामने। मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, बात तब आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो तो नहीं हो। ये क्वेश्चन खुद से करना, और ये अगर बरकरार रखे तो इफेक्ट बिल्कुल पॉजिटिव होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। वीनस राहु का कनेक्शन, इवन राहु कितना भी डोमिनेट कर जाए वीनस को, रिजल्ट आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। आपको इल्यूजन में नहीं आना है खाली, बस ये ध्यान रखना। अब राहु के साथ शनि आ गए। अब ये क्या है? इसको पिचास योग कहा जाता है। राहु के साथ अगर सैटर्न आ गए युति में, कंजंक्शन हो गया, पिशाच योग है। इंसान का जो माइंडसेट कह लो, व्यक्तित्व कह लो, ऊर्जा कह लो, पिशाच का मतलब क्या हो गया? असुर हो गया ना, दानव हो गया। और कहीं ना कहीं एक अलग एनर्जी वाले व्यक्ति, अलग एनर्जी वाला इंसान, मतलब जिसकी एनर्जी इतनी इंटेंस और इतनी डार्क सीक्रेटिव हो कि कुछ पता ही नहीं हो, कभी भारी भी फील करा दे वो इंसान को, वो एनर्जी हुई। और शनि क्या है? शनि जज है, कर्म फल दाता है। राहु क्या है? जितने भी आपके डिजायर के वजह से आपने जो भी बैड डीड्स किया है, उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए उसका रिकॉर्ड राहु के पास है। और शनि राहु के केस में होता क्या है ना, रिजल्ट जो है ना, बड़ा इंटेंस मिलता है, बहुत इंटेंसिटी होता है रिजल्ट में। विनाश तो यूं एकदम खत्म। और अगर लाइफ में कुछ बड़ा, अगर इंसान कुछ उठने लगेगा, अपलिफ्टमेंट होने लगेगी उसकी, तब वो भी नेक्स्ट लेवल पे। 50 योग है ये। इंसान, अब दूसरा चीज, अब डिपेंड करता है कि किस घर में, किस भाव में ये युति हुआ है, समझ लो। अब शनि अगर मजबूत है, शनि कौन है? जज है। राहु कौन है? एडवोकेट है। दो पक्ष है, एक अच्छे कर्म का पक्ष, एक बुरे कर्म का पक्ष। अच्छे कर्म के पक्ष के एडवोकेट हैं, क्योंकि उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, केतु है। बुरे वाले का भाई, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, लेकिन इसको बचाना है, डीड्स ये है, ये सब। तो शनि जज है, वो है राहु केतु एक्सेस, समझ लो। अब शनि अगर मान लो फर्स्ट हाउस में है, किसी के लगन में ये युति हो गया, तो लगन में हो गया, या फिर सेकंड हाउस में हो गया, लगन में तो ज्यादा इफेक्ट आएगा।
तो या फिर मेष राशि में शनि हो गए, क्योंकि डिप्लीटेड और नीच के हो जाते हैं ना उस राशि में, तब मतलब शनि वीक हो गए। मतलब यार जो फैसला सुनाने वाला जज है वो भी कमजोर है, तो निर्णय क्या होगा? निर्णय तो कुछ होगा ही नहीं। कोर्ट में क्या होगा? डेट पे डेट पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्यों जज को समझ ही में नहीं आ रहा है, करूँ क्या? दिमाग में घुस रहा है? नहीं घुस रहा है। तो अब शनि अगर मजबूत है, या फिर शनि को अगर इंसान ने मजबूत कर रखा है, अब शनि दो मजबूत दो तरीके से होते हैं। अगर किसी ने किसी की कुंडली में शनि को मेष राशि में देख लिया, तो जरूरी नहीं है वो मेष राशि में शनि नीच के ही क्यों नहीं हो, वो इंसान कैसे अपने प्लेनेट को अलाइन कर रखा है, कर लिया है, इफेक्ट तब आएगा। वो इंसान की एनर्जी वाइब्रेशन बता देती है बॉडी की कि इंसान व्यक्ति है कैसा, इसने अलाइन करा है कि नहीं। कुंडली ओपन करने की भी जरूरत नहीं, बात करोगे फील कर जाओगे। अब शनि अगर वीक रहेंगे, तब नॉर्मल सा बात है, 50 योग का इफेक्ट पूरा आ जाएगा। 50 योग तो मतलब समझो क्या हुआ इसका मतलब, द्वंद में आत्मा चल रही है, मतलब आत्मा भटक रही है, वही हुआ ना 50। भूत का मतलब क्या समझते हो? ना तो मुक्त हो पाए, ना मरे ही हो। शरीर तो छोड़ गए, चाहे कब्रिस्तान में गया हो, चाहे शमशान में, जहां भी गया हो, शरीर तो छोड़ गए, आत्मा नहीं छोड़, ना पहुंच ही पाए जहां के लिए निकले। ना शरीर में ही हो, मतलब कहीं के नहीं हो, भटक रहे हो, वही हुआ ना भूत। यही है भूत, यही है पिशाच। पिशाच योग इसी को कहते हैं। अब अगर शनि मजबूत है, मतलब इंसान जो भी कर्म करेगा ना, भ्रमित होकर करेगा, भ्रम को ही कर्म समझेगा वो। नॉर्मल सा बात है। क्यों? भटक जाएगा इंसान। मगर शनि अगर मजबूत हो, बहुत मजबूत हो, शनि और राहु आपस में है दोस्त अनडाउटेबली, लेकिन शनि का एक रोल भी है ना। देखो, अब नॉर्मल सी बात बता रहे हैं, सपोज वी आर फ्रेंड, हम दोनों दोस्त हैं, हम सभी दोस्त हैं, या फिर हम दोनों में से कोई दोस्त है, या फिर मैं ही जज हो गया, या फिर आप जज हो गए। मैं आपके मिलने कोर्ट जाऊंगा, तो यार दोस्ती बाहर तक थी। अभी ये मेरा टेबल है, वहां पे नो दोस्ती, मेरा काम है टू, दिस इज माई वर्क, और मैं अपने कर्तव्य विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ वहां पे। यू हैव टू बी रिजर्व समवेयर, राइट? यही हुआ ना। अभी जज हूँ, अभी मुझे मेरा काम करना है, तो वहां पे दोस्ती वो थोड़ा देर के लिए बच जाता है। अभी वहां पे रिजल्ट वाला टाइम होता है, क्योंकि पैटर्न तो जज है, जजमेंट होगा, जजमेंट के सिग्निफिकेटर है वो। राहु भ्रम दे देता है, शनि वीक रहते हैं, तो सब शनि मजबूत रहते हैं। सपोज 11th हाउस में, 10th हाउस में, थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में होंगे, थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस में है, सिक्स हाउस में है, सेवेंथ हाउस में है, एट्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस में है, प्रॉब्लम मिलेगा। मिलेगा अगर है तो, यूटी अगर है तो। क्यों? धनु राशि है, ज्ञान बहुत रहेगा अनडाउटेबली, गुरु का सही होना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम है। अब फिर 10th हाउस, फिर 11th हाउस, फिर 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? मुक्ति का द्वार है। मुक्ति के द्वार पे ही भ्रम में रहेगा इंसान। इंसान को बहुत चैलेंजिंग फेस करना पड़ता है मुक्त होने के लिए, बहुत चैलेंजेस। क्यों? क्योंकि इतना पुराना कार्मिक ऋण है ना, कि ये लास्ट जन्म है, उसके बाद मतलब इस जन्म है तुम्हारे पास बेटा, मुक्त होना है या फिर फंसना है, इसी जन्म में डिसाइड होगा। तो सोच लो कितना उसको काम करना होगा। जिंदगी 40 साल की है, बहुत कुछ करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो कहीं का नहीं रहूंगा मैं, ऐसा इंसान सोचने लगता है। 12th हाउस में जब राहु और शनि होते हैं, तब चैलेंजेस बहुत बढ़ जाता है। लेकिन शनि कंट्रोल्ड होते हैं, शनि के पास, क्योंकि 12th हाउस के सिग्निफिकेटर होते हैं सैटर्न। शनि उस कर्म से बर्न करते 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 इंसान को मुक्त करते हैं। इंसान अगर शनि को अलाइन कर लिया तो। दूसरा चीज, अगर मेष राशि में होंगे या फिर फर्स्ट हाउस में होंगे, तो शनि वीक हो जाएंगे। मगर अगर मेष राशि में है और मंगल ऑलरेडी है शनि के साथ, मंगल है, मंगल उच्च के चले गए, मंगल लगन गति बैठ गए, या फिर शनि के साथ बैठ गए लगन में ही, तो शनि राहु मंगल अगर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। कर्म लाख पिशाच योग है, मंगल वो एबिलिटी दे देगा तुम अपने कर्म को पूरा कर सको और जीत हासिल कर सको, वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा फिर। क्लियर? मंगल और राहु, उसके बाद शनि और राहु, शनि राहु, मंगल राहु, विनश राहु, मून राहु, सूर्य राहु। क्लियर हो चुका है ना इतना सबको? ठीक हो, अगर तुमने अपनी आत्मा को खुद से ही कैद कर रखा है, तो कोई दूसरी आत्मा, कोई दूसरी एनर्जी तुम्हें इफेक्ट नहीं कर पाएगी। और राहु और शनि वाले कंजंक्शन में इंसान को नजर बहुत इजीली लगता है। सिर्फ राहु वाले में नहीं लगता है, राहु माइंड वाले में भी, राहु मून वाले में भी लग जाएगा।
राहु जब भी किसी प्लैनेट के साथ आएंगे या फिर असेंडेंट के साथ उसका कनेक्शन बनेगा या फिर मून के साथ बनेगा तो नजर लगना आम बात हो जाएगा। समझ आया? अब दूसरा चीज समझो, इसके बाद क्या है, राहु बुध, राहु मरकरी, राहु मरकरी का जब कंजंक्शन होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा। देखो, मरकरी मैसेंजर है, मरकरी कैलकुलेटर है, मरकरी निगोशिएशन है, गुना भाग, कैलकुलेट करना, निगोशिएट करना, मैथ्स, मैथमेटिक कैलकुलेशन सब मरकरी है। मैसेंजर, डेटा, वो मरकरी है, जितना भी रिकॉर्ड है डेटा, कोई भी चीज का डेटा, अच्छा ग्राफ, मरकरी है। और कम्युनिकेशन, स्पीकिंग स्किल्स, स्पीकिंग इंटोनेशन की, बात करने का अंदाज कैसा है इसका, बात करके लड़ बैठेगा कि बात करके मोह लेगा, मतलब मरकरी पता है ना बात कैसे रखना है। गुस्सा भी आएगा तभी मरकरी गुस्सा नहीं दिखाएगा, क्यों, क्योंकि बिजनेस है उसके अंदर, मर्चेंट है वो। ऐसे अपने आप को, कंप्यूटराइज माइंड होता है उसका, वो मरकरी है। मरकरी के साथ राहु आ गए, एक तो दोनों बेस्ट फ्रेंड हो गए। अब होगा क्या, तो दोनों दोस्त तो आ गए, दोनों दोस्त आएंगे तो भाई अभी मेरी मर्जी चल रही है, अभी तेरी मर्जी चलेगी, वो वाला हाल हो जाता है, दोनों की चलेगी। अब राहु को, दोस्त है राहु के, बिल्कुल सब कुछ सही है, बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन राहु तब भी नहीं चाहते मैं अपनी कुछ कुछ स्किल्स इसे शेयर करूं। नहीं, तू मुझे देख, दोस्ती में भी चलता है, दोस्ती में भी दिखावा चलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम चलता ही है। कोई या फिर कुछ ना कुछ चीज अपनी स्किल्स एक दूसरे को दिखाता है, इंसान इंसान दूसरा वाला व्यक्ति या फिर पहला वाला व्यक्ति इंप्रेस होता है अपने फ्रेंड से, किसी पर्टिकुलर चीजों को लेकर होता ही होगा। तो मरकरी और राहु में भी यही चीज है, मरकरी राहु, मरकरी चाहेंगे उस हाउस को डोमिनेट करना, राहु चाहेंगे भी उस हाउस को डोमिनेट करना, तो राहु की जो शक्तियां है ना, वो उतनी बेटर काम नहीं करेगी राहु और मरकरी वालों के साथ। क्यों, अब देखो राहु ऑब्सेशन है, तो मरकरी क्या है, मरकरी कैलकुलेशन है, डेटा है। तो जो चीज का डेटा नहीं रखना है उसका भी रिकॉर्ड क्यों रख रहे हो, क्या जरूरत है। पुराना कोई टेक्स्ट है वो भी पकड़े रहोगे, पुराना कोई लेटर है, बुक्स है, पकड़े रहोगे, और मतलब जल्दी छोड़ोगे नहीं, हर चीज का क्लाउड है, डेटा तो क्लाउड तक कितना डेटा रखोगे, कुछ अता पता नहीं है, सब कुछ क्लाउड में रखते हो। तो उसी तरह मरकरी राहु इतना इतना चीज दिमाग में भरा रहेगा ना, कि उससे बाहर नहीं आ पाएगा, कि बैक ऑफ द माइंड में उसका ही टेंशन उसके ऊपर हावी होता रहेगा। पहला चीज, आ रहा है समझ, नहीं आया, या फिर समझे।